नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये बड़ी कार्रवाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ की गई है, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियां पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे तिलमिलाई हुई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि देश में गैर कानूनी काम करने वाली संस्थाओं पर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहीं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद केंद्रीय जांच एजेंसी से इसका सबूत मांग रहे हैं। तो इस तरह से ये आम आदमी पार्टी का दोगला चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। तो वहीं ओवैसी भी पीएफआई पर जो बैन लगाया गया है उसके चलते तिलमिलाए हुए हैं। ओवैसी का ये कहना है कि मैं पीएफआई प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के कार्य का मतलब ये नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंध किया जाए। इस तरह से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सामने आया है। तो पीएफआई पर बैन लगाया गया है और उसके बाद से ये तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पीएफआई के मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, किस तरह से आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं और ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश और साथ ही साथ 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो एक साजिश थी वो रची जा रही थी। एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था और इसको लेकर ही ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि पीएफआई की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही तमाम पार्टियां इससे तिलमिलाई हुई हैं। फिर चाहे बात बिहार में आरजेडी की जाए, जो कि लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि अगर पीएफआई पर बैन लगाया गया है तो फिर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक को भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन वही हैरानी इस बात की भी है कि ओवैसी एक तरफ ये कहते हैं कि मैं पीएफआई की विचारधारा का समर्थन नहीं करता, लेकिन उसको बैन किया गया है इसका भी मैं समर्थन नहीं करूंगा। तो इस तरीके के बयान साफ तौर पर बताने के लिए काफी हैं कि कहीं न कहीं ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से कहीं न कहीं वोट बैंक के लिए राजनीति करती रही हैं और इस तरह से पीएफआई को बैन करना, जिसका मकसद देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना हो, तो उसको लेकर ये तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर सवाल किया गया कि केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है, उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधि करने वाले प्रत्येक व्यक्ति संगठन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, न सिर्फ ये कहा है कि जो गैर कानूनी काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इससे जुड़े सबूत जनता के सामने रखेगी कि आखिर पीएफआई को बैन क्यों किया गया, पीएफआई पर यह बड़ा एक्शन क्यों हुआ है। तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी का ये दोगला चेहरा बेनकाब हुआ है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो देश की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगती है और अब केंद्रीय जांच एजेंसियों से पीएफआई पर जो एक्शन लिया गया है उसके सबूत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मांग रहे हैं। ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से पीएफआई पर बैन लगना कहीं न कहीं इन तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि 5 साल तक के लिए पीएफआई और उसकी सहयोगी संस्थाओं को बैन किया गया है। बैन के बाद आतंकी साजिश का खुलासा भी हुआ है, पीएफआई का इस्लामिक प्लान डिकोड हुआ है और पीएफआई पर बैन के बाद इस आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें क्या कुछ प्लान पीएफआई की ओर से देश में तैयार किया गया था उसका खुलासा हुआ है। दरअसल प्लान नंबर 1 की मुसलमानों में असंतोष फैलाना ये पीएफआई का मकसद था। इसके अलावा
दलितों को भड़काया जाए, जिहाद के नाम पर विदेशी फंडिंग, इसके अलावा कैडर को हथियारबंद ट्रेनिंग, दंगे कराकर विभाजन करो, यानी किस तरह से सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए और उसकी आड़ में अपना जो एजेंडा है वो पूरा किया जाए। इसके अलावा जय भीम के नारों से रसूख बढ़ाया जाए और ब्यूरोक्रेसी में कैडर की एंट्री, इसके अलावा मोदी सरकार को बदनाम करके इस तरह से उन्हें सत्ता से बेदखल करना और कहीं न कहीं देश को धर्म के आधार पर विभाजित करके पीएफआई का मकसद था कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जाए। और आपको ये बता दें कि इससे पहले बिहार में जो पटना पुलिस ने भी इसको लेकर खुलासा किया था, जहां पीएफआई के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिले थे उसमें इस बात का जिक्र था कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र भारत को बनाना है। तो इस तरह का ये प्लान तैयार किया जा रहा था। देश के तमाम राज्य, हाल ही में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया था, तमाम राज्यों में रेड की गई थी और दिल्ली से लेकर बिहार, कोलकाता, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, तमाम राज्यों में पीएफआई के जो ऑफिस हैं वहां रेड की गई थी। इनके जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें हिरासत में लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ही ये आतंकी मॉड्यूल का खुलासा पीएफआई का निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके की मंशा भारत को लेकर थी, किस तरह से पीएफआई जो है वो प्लान तैयार कर रहा था। तमाम अपनी सहयोगी संस्थाओं के जरिए ये तमाम चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में रहा है, फिर चाहे दिल्ली दंगे हो, फिर चाहे वो कर्नाटक का हिजाब विवाद रहा हो, या फिर जिस तरह से रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें उसके बाद दंगे फैलाना हो जहांगीरपुरी में, दिल्ली में, ये तमाम जो राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों को लेकर जो कहीं न कहीं तनावपूर्ण माहौल देश में रहा है, उसमें पीएफआई की अहम भूमिका रही है। पीएफआई ने या तो फंडिंग की है या फिर तमाम ऐसे लोगों को कहीं न कहीं उस आग में झोंका है ताकि आग फैलाई जा सके और इस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा सके। लेकिन उस पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का बयान आना और ये कहना कि वो पहले से ही पीएफआई की विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन बैन का वो समर्थन नहीं करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर जो सिलसिलेवार ढंग से ट्वीट किए हैं उसमें कहा है कि पीएफआई पर प्रतिबंध कैसे लगा जबकि खाजा अजमेरी बम धमाकों के दोषियों से जुड़े संगठन पर बैन नहीं लगा। सरकार ने दक्षिणपंथी संस्थाओं पर बैन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हमेशा से पीएफआई की विचारधारा का विरोध और लोकतांत्रिक रवैये का समर्थन किया है, लेकिन पीएफआई पर बैन का समर्थन मैं नहीं करता। कुछ लोगों के अपराध का ये मतलब नहीं है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही बैन कर दिया जाए। इस तरह से ओवैसी ने मोदी सरकार के इस एक्शन का विरोध किया है। और आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 5 साल के लिए बैन किया है और केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में ये साफ कहा है कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई हुई है। इससे पहले एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर छापेमारी की थी, जिसमें पहले राउंड की छापेमारी में 106 और दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। और लगातार देश में ये मांग उठ रही थी, जिसके बाद सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये तमाम विपक्षी पार्टियां पीएफआई की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी? आखिर क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है जब एक ऐसी संस्था को बैन किया गया है जो लगातार देश में आतंक परोसने की फिराक में था? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।